वाटिका कार्यशाला के आज चौथे दिवस के सायकालीन सत्र में आप सभी का पुनः अभिनंदन, स्वागत। और समय ज्यादा ना लेते हुए हम ओम मंत्र के जाप से और 3 बार ओम मंत्र की जाप से हम अपना कार्यशाला प्रारंभ करेंगे। तो कार्यक्रम शुरू करते हुए ओम की ध्वनि 3 बार हम लोग उच्चारित करेंगे। ओम। तू उसको मत दबाना। आ रही? सभी को नमस्कार। कल हमारा श्री सरस्वती शिशु वाटिका कार्यशाला का जो विषय चल रहा था वो था शिशु वाटिका के कार्यक्रम। शिशु वाटिका 3 चरण में है। शिशु वाटिका की शैक्षणिक व्यवस्थाएं, जिसके बारे में हमको ममता शर्मा दीदी के द्वारा ज्ञात हुआ था। और एक है शिशु वाटिका की क्रियाकलाप, जिसके बारे में श्रीमती सुधा बाना दीदी हमारे बीच में चर्चा रखेंगी। और कल का और आज का दिवसीय जो हमारा सत्र रहा है वो है शिशु वाटिका के कार्यक्रम, जिसके बारे में कल हमारे बीच में हमारी मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती धर्मवती दीदी गाजियाबाद प्रांत से शिशु वाटिका में शिशु वाटिका प्रमुख आचार्य हैं, हमारे बीच में हैं। पुनः परिचय के लिए हमारे बीच में हमारे चमोली जिले के जिला प्रमुख श्रीमान मुरलीधर चंदोला जी हमारे बीच में हैं। और क्षेत्रीय शिशु वाटिका की प्रमुख दीदी श्रीमती सुधा बाना दीदी भी हमारे बीच में है। मैं अपनी सायकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और अब मैं धर्मवती दीदी से निवेदन करती हूँ कि वो अपने आज के सत्र के बारे में हमें बताएं और हमारा मार्गदर्शित करें। धन्यवाद दीदी। सर्वप्रथम तो माँ सरस्वती के पावन पवित्र चरणों में नमन करते हुए जितने भी अधिकारी गण इस समय उपस्थित हैं उनको प्रणाम करते हुए मेरे सहयोगी आचार्य भैया जी और आचार्य दीदी को भी प्रणाम करते हुए मैं आज का प्रारंभ करती हूँ। कल हम अपने 6 कार्यक्रम पूरे कर चुके थे, जिसमें थे वंदना सभा, भोजन, समूह भोजन, प्रथम दिनोत्सव, उत्सव एवं पर्व, जन्म दिनोत्सव। आज का जो हमारा 7वां कार्यक्रम है वो है शिशु सभा। शिशु सभा से सभी परिचित हैं, चाहे को वो शिशु वाटिका में पढ़ा रहे हो या शिशु मंदिर में पढ़ा रहे हो। शिशु सभा वो होती है जब हम अपने बेलाओं में पढ़ाई ना करके शिक्षण व्यवस्था को रोक कर बंद कर सभी शिशुओं को एक जगह वंदना स्थल पर या हमारे पास जो भी कोई कक्ष हो वहां पर एकत्रित कर सप्ताह में जब एक बार हम सारे शिशुओं को एक जगह बैठाते हैं, सर्वप्रथम वहां पर भी चाहे बेशक हमारी सुबह वंदना हो गई हो उस समय भी हम वंदना करते हैं। और शिशुओं के सामने, क्योंकि हमारे शिशु बहुत छोटे होते हैं, तो उनकी हम शिशु सभा कैसे करेंगे इसकी थोड़ी सी जानकारी। हमारा सभी का एक उद्देश्य है, चाहे हम पर्व मनाएं, चाहे हम अपने आयाम शैक्षिक व्यवस्थाएं चलाएं, चाहे हम क्रियाकलाप कराएं, कुछ भी कराएं, सबका एक ही मतलब है कि हम शिशुओं को आनंद प्रदान कैसे करें। आनंद की प्राप्ति करते हुए हमारे शिशु सहयोग, उनके अभिभावकों का सहयोग लेना शुरू करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, हमें अपनी प्रत्येक शिशु सभा में अभिभावकों को आमंत्रित करना चाहिए ताकि वो भी कुछ सीखें और हम बाद में भविष्य में आगामी समय में हम अगली शिशु सभाओं में उनको भी कार्यक्रम के लिए प्रेरित कर सकें। इसमें वाक्य बोलना है, समूह नृत्य है, रंग भराना, कुछ प्रतियोगिता भी करा सकते हैं उनको, लेकिन प्रतियोगिता नाम में यहाँ पर अपनी दीदियों के लिए ले रही हूँ, लेकिन बच्चों से हमें प्रतियोगिता शब्द नहीं यूज करना है, प्रयोग नहीं करना है। यानी कि कुछ हम उससे प्रिंटर से ऐसे पेज निकलवा सकते हैं जिसमें हम कलर करा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि देखिए, देखते हैं आज कौन सा अच्छा कलर करेगा। तो इसमें हमारी बहुत सारी वैरायटी हो सकती है।
कला प्रतियोगिता में कला में चित्र भरवाना है, रंग कराना है, समूह नृत्य कराना है, वाक्य बोलना है, गायत्री मंत्र का अभ्यास भी हम करा सकते हैं, क्योंकि हमारे शिशु इतने छोटे हैं कि वो अभी हमारी वंदना को करना नहीं सीखे हैं। तो हम शिशु सभा में गायत्री मंत्र का अभ्यास करा सकते हैं, ओम का अभ्यास करा सकते हैं, भारत माता का अभ्यास का जो मंत्र है उसका हम अभ्यास करा सकते हैं, इसमें हम सिखा भी सकते हैं। ये शिशु सभाएं इसीलिए होती हैं। शिशु सभा ज्यादा लंबी ना हो, छोटी हो, लेकिन पूर्णतया आनंदमय हो, संगीत बजता रहना चाहिए और गीत हो, कहानी हो, इस तरीके से। अगला जो हमारा कार्यक्रम है वो है संगीत सभा। संगीत सभा, जैसा कि हमें नाम से ही विदित हो रहा है कि इस सारी सभा में संगीत का ही हमें प्रयोग करना है, लेकिन संगीत ऐसा ना हो जो बहुत ज्यादा तेज हो, तीखा हो, जो हमें ही प्रिय ना लगे, ऐसा हमारा संगीत नहीं होना चाहिए। लेकिन संगीत सभा में हमें ये ध्यान रखना है कि संगीत सभा शिशुओं का कार्यक्रम नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ? संगीत सभा शिशुओं का कार्यक्रम नहीं है। शिशु को अच्छे संगीत का अनुभव देने का कार्यक्रम है। शिशु को अच्छे संगीत का अनुभव देने का कार्यक्रम है। शिशु को हमें सुनाना है और सुनाकर उन्हें सिखाना है कि संगीत किसे कहते हैं, फिर धीरे धीरे उनसे बाद में कराना भी है। ये है इस सभा में हमें जो तज्ञ होते हैं संगीत में, जो भी अनुभवी लोग हैं, जो तज्ञ लोग हैं, उनको आमंत्रित कराना, उनसे छोटी छोटी कविताएं लयबद्ध तरीके से कराना, कुछ हम उन पर नृत्य करके भी, कुछ हम एक्टिंग करके भी, इस तरीके से हम करा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, शिशु सभा में जो हम आमंत्रित करेंगे, जिन लोगों को, जिनको हम मेहमान बनाएंगे, जो इसमें बोलेंगे, या कुछ हम गेस्ट देखने के लिए भी बुला सकते हैं, वो मतलब भोंडे तरीके के ना हो। मेरे शब्द पे ध्यान दीजिए, वो भोंडे तरीके के ना हो। भोंडे तरीके से मतलब क्या होता है? कोई पान चबाता हुआ आ जाए, कोई गुटखा खाता हुआ आ जाए, किसी के बाल बिखरे हुए हैं, बाल बेतरतीब हैं, बढ़े हुए बाल हैं, जिसको देखकर बच्चों को अच्छा ही ना लगे। इंसान देखने में एकदम सज्जन होना चाहिए, तरीके से, सलीके से इंसान होना चाहिए, ताकि बच्चा देखकर उनको खुश हो जाए। उनके दांत भी, किसी किसी के दांत इतने खराब होते हैं, देखने में भद्दे लगते हैं। किसी का जो है वो पजामा पहनकर आया है तो इतना ऊंचा पहनकर आ गया है। नहीं, हमें बच्चों के सामने एक शालीनता पेश करनी है, तो इसका हमें सबसे सर्वप्रथम ध्यान रखना है। तो ये हमारी हुई संगीत सभा। संगीत सभा में संगीत से रिलेटेड ही हमें सब कुछ इसमें रखना है। इसमें हमारी दीदी भी कुछ बोल सकती हैं, कुछ हम यदि बच्चे हमारे इस लायक हैं कि बच्चे तैयार कर सकते हैं कोई प्रोग्राम, तो बच्चों से भी तैयार कराना चाहिए। इससे अभी हमारे अभिभावक भी खुश होते हैं, इससे हमारे बच्चे भी खुश होते हैं जो बच्चे कार्यक्रम करते हैं। तो इसमें हमें अभिभावकों को भी सम्मिलित करना चाहिए। इसके बाद में हमारा आता है वार्षिक उत्सव। वार्षिक उत्सव से सभी लोग जान पहचान रखते हैं, सभी लोग जानते हैं कि वार्षिक उत्सव क्या होता है। वार्षिक उत्सव वो होता है जो वर्ष में एक बार किया जाता है। वार्षिक उत्सव का मतलब होता है जो हमारी वर्ष भर की उपलब्धियां हैं उनको यहाँ पर दिखाना, वर्ष भर के कार्यक्रम, वर्ष भर की यादगार बातें उनको यहाँ पर पेश करना, समाज में अपना उदाहरण पेश करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। यानी कि एक तरीके से ये हमारा जो प्रचार प्रसार है उसका माध्यम वार्षिक उत्सव होता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें सम्मिलित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों की इसमें सहयोग लेना। वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला यह वार्षिक उत्सव है, यह विद्यालय का अपना दिन होता है। यह कहा जाए कि विद्यालय का यह जन्मदिन होता है। वार्षिक उत्सव को शिशु वाटिका के में कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ये सब बातें शिशुओं के लिए तो होती नहीं है, शिशु तो इन बातों को समझते नहीं है। वाटिका में वार्षिक उत्सव जो मनाया जाता है वो विशिष्ट पद्धति से मनाया जाता है। जैसे कोई एक दिन वार्षिक उत्सव के लिए हमने निश्चित कर लिया, तो उसे हम किसी पर्व के दिन भी मना सकते हैं। जैसे कि जो हमारी बसंत पंचमी का उत्सव है, उस दिन भी हम वार्षिक उत्सव रख सकते हैं। 26 जनवरी को तो नहीं रख सकते हैं हम इसको, लेकिन जो हमारी रविदास जयंती आती है हम उस दिन रख सकते हैं। जो हमारी व्यास जयंती आती है हम इस पर रख सकते हैं। और इसके अलावा अपनी सुविधा के अनुसार हम नॉर्मल
दिनों में भी इसको कर सकते हैं। तो वार्षिक उत्सव में हमें क्या करना है, बच्चों को परिचय कराना है किस किस चीज से, नदी से, पर्वत से, पहाड़ से, सूर्य से और चांद तारों से, इन सब का हमें उन्हें परिचय कराना है। विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, इसके हमें बहुत फायदे होते हैं और अभिभावक भी बहुत खुश होते हैं। यहाँ तक कि आप 4 बच्चे लीजिए, उनसे अलग अलग मुद्राओं में बैठाकर एक साथ सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र कराइए, देखिए बच्चे कितने खुश होते हैं। बच्चे ही नहीं, अभिभावक बहुत खुश होते हैं। अभिभावक ही नहीं, जो आपके आमंत्रित लोग हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं अरे वाह, देखो कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं और कितने अच्छे स्वरबद्ध तरीके से जो है गायत्री मंत्र बोल रहे हैं। बच्चे बहुत 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 अधिक, बच्चे ही नहीं उनके परिवार वाले बहुत अधिक खुश होते हैं। तो वर्ष भर की उपलब्धि और विशेष घटनाओं को समाज के आगे रखना, समाज के सामने रखना और अपना प्रचार प्रसार करने का वार्षिक उत्सव एक माध्यम होता है। इसके आगे है हमारा खेलकूद समारोह। वैसे तो हम शिशु वाटिका में कहते हैं कि शिशु वाटिका एक ऐसा स्थान है जहां पर कि क्या होता है, हम खेल कूद के माध्यम से ही बच्चों को सिखाते हैं। जो कुछ हमें सिखाना होता है वो सब कुछ हम कैसे सिखाते हैं, खेल कूद के माध्यम से सिखाते हैं। तो फिर खेल कूद समारोह करने का हमारा क्या औचित्य है। शिशुओं के लिए हर कार्य खेल ही होता है। वे सब कुछ निरपेक्ष आनंद के भाव से ही करते हैं। चाहे विज्ञान के प्रयोग हो, चाहे रसोई घर का काम हो, उनके लिए वह आनंद का ही माध्यम है। इसलिए जब हम खेल कूद समारोह करते हैं तब प्रश्न आता है कि जब प्रत्येक कार्य खेल का ही माध्यम है तो अलग से हमें इस समारोह को करने की आवश्यकता ही क्या है। बात ठीक है, बड़ी कक्षाओं में तो लोग, बच्चे जो होते हैं, हमारे जो शिशु होते हैं, वो बहुत समझदार होते हैं। वो अपना शारीरिक प्रदर्शन कर सकते हैं, अनेक प्रकार की दौड़ कर सकते हैं। तो क्या हम नहीं करा सकते अपने शिशुओं से इस तरीके के कार्यक्रम? हम भी करा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ कार्यक्रम बताती हूँ हम कैसे काम कर सकते हैं। हम अपने शिशुओं से विभिन्न प्रकार की दौड़ करा सकते हैं, जैसे कि बाधा दौड़ करा सकते हैं। आपने बीच में ऊपर नीचे 4 ईंटें रख दी, उनके ऊपर से कूदना है। ईंटों के ऊपर नहीं कूदना, उनको कूदते हुए कूदना है, उनको फांदते हुए, उनको उलाटते हुए कूदना है। उल्टी दौड़ करा सकते हैं। 3 पहिए की जो साइकिल होती है, ट्राईसाइकिल जिसको बोलते हैं, हम ट्राईसाइकिल की दौड़ करा सकते हैं। संतुलन बनाने के खेल कर सकते हैं कि हमने उसके बच्चे के सिर पर कुछ रख दिया है, चलो 5 बच्चों को हम दौड़ा रहे हैं। हमने चम्मच में नींबू रख दिया है, उसको हम दौड़ा रहे हैं। हमने चम्मच में कंचा रख दिया है, उसको दौड़ा रहे हैं। या हमने उसके सिर पर गिलास रख दिया है, उसको लेकर दौड़ा रहे हैं। तो संतुलन बनाने के हम खेल करा सकते हैं। पटरी पर चलना, संतुलन बनाने के खेल, पटरी पर चलने वाले खेल करा सकते हैं। हाथ में कुछ सामग्री लेकर उनको चलवा सकते हैं। कूदने का खेल, छोटी कूद, लंबी कूद और ऊंची कूद, ये हम करा सकते हैं। जितना हमारे बच्चे का सामर्थ्य है उसके अनुसार हम ये खेल कराएंगे। छलांग लगवाने का हम करा सकते हैं। निशानेबाजी हम करा सकते हैं। बाल्टी में गेंद डालना, कौन बच्चा यहाँ पे इतनी सारी बॉल रखी है, बाल्टी में कितनी ज्यादा गेंद डालता है, इसको हम करा सकते हैं। रावण का पुतला बनाकर उसमें तीर मारने के हम खेल करा सकते हैं। विघ्न का मतलब बाधा, बाधा मार्ग से गुजरने वाला हम खेल करा सकते हैं। रस्सी पर चढ़ने का खेल करा सकते हैं। संगीत पर व्यायाम करते हुए ये हम खेल करा सकते हैं। भीम और बकासुर का युद्ध हम करा सकते हैं। हनुमान द्वारा सूर्य निकलना, अब मैं आपको भीम और बकासुर का युद्ध बता सकती हूँ। पहले हमें शिशुओं को अच्छे से भीम के बारे में बताना होगा और बकासुर के बारे में बताना होगा, फिर कि उन्होंने किस तरीके से युद्ध किया, फिर जीत किसकी हुई। तो इस तरीके से हम एक को बकासुर बना सकते हैं, भीम बना सकते हैं, इनका हम युद्ध करा सकते हैं। एक हम चित्र हनुमान जी का लगाकर और वहां पे सूर्य लगाकर, और एक बच्चे को हम हनुमान बना सकते हैं और सूर्य को निगलने का जो किया था हनुमान जी ने, वो सूर्य को निगल गए थे और सारी पृथ्वी अंधकार में हो गई थी, उसका भी हम कर सकते हैं। हनुमान द्वारा सूर्य निगलना। हम बच्चों में आपस में कुश्ती करा सकते हैं, मल्ल युद्ध करा सकते हैं, पंजा लड़वा सकते हैं। ये सब सामूहिक और ये सब कैसे कार्यक्रम है, ये सब साहसिक और उनके संस्कारित कार्यक्रम हैं जो मैंने आपको बताया। खेल कूद समारोह
इसमें ये सब हम कार्यक्रम करा के और भी हम अपनी इच्छा से कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे हमारे परिवेश में, जैसा हमारे आसपास के वातावरण में या जो हमारा क्षेत्र है वहां पर जिस तरीके के खेल चलते होंगे हम उसके हिसाब से ये सब रख सकते हैं। आगे हमारा जो दूसरा कार्यक्रम आता है वो आता है भ्रमण। भ्रमण का मतलब ही घूमना होता है, और घूमना छोटा बड़ा मैं नहीं समझती ऐसा कोई भी होगा जिसको घूमना पसंद नहीं होगा। मेरे हिसाब से घूमना सभी को पसंद है। जब कोई चार दीवारी से बाहर निकलकर मुक्त रूप से विहार करता है, घूमता है, तो मुझे लगता है सबको घूमना अच्छा लगता है। फिर बच्चे तो हमारे नन्हे मुन्ने खिले हुए पुष्प जो हैं, शिशु जो हैं, उनको तो घूमना और भी अच्छा लगता है। इसलिए ये इनका भ्रमण कराते रहना चाहिए। इससे हम विभिन्न प्रकार के बाजार दिखा सकते हैं, जैसे कि सब्जी बाजार है, फल बाजार है, और फूल बाजार है, धान्य बाजार है, बर्तन बाजार है। इस तरीके के हम अनेक प्रकार के उन्हें बाजार दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। बर्तन बाजार में लेके कि देखो भैया ये बर्तन बाजार है, यहाँ पर आपको ज्यादातर दुकानें किसकी दिख रही हैं? बर्तनों की दिख रही हैं। यहाँ पर हमें पहले अगर बर्तन खरीदने हैं तो हमें पहले किसी भी चीज का रेट मालूम करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि दुकानदार हमसे ज्यादा ले रहा है। तो हम ये सब बातें उनको सिखा सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर हम ले जा सकते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, बैंक है, और हमारा पोस्ट ऑफिस है, हवाई जहाज का बस स्टैंड है, बंदरगाह जहाँ पर समुद्री जहाज हो, वहां हम इनको ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनको इन जगह पर नहीं ले जा सकते, ले जा सकते हैं। पहले हमें इनके लिए क्या करना होता है, हमें परमिशन लेनी होती है। मंदिर है, उद्यान है, बाग बगीचे हैं, पार्क है, पुस्तकालय है, डाकघर है, और निर्माण केंद्रों पर भी हम इनको ले जा सकते हैं। निर्माण केंद्र कैसे होते हैं? जहाँ दर्जी कपड़े सिलते हो, मोची जूते बनाते हो, बुनकर ये हमारे खेस दरी आदि बुनते हो, लोहार हैं, स्वर्णकार हैं, इन सब जगह पर हम इनको लेकर जा सकते हैं। इनका भ्रमण हम करा सकते हैं। कुछ हम संग्रहालय भी दिखा सकते हैं, जैसे वस्तु संग्रहालय है, मत्स्य संग्रहालय है, प्राणी संग्रहालय है आदि। इन सब स्थानों पर हम इनको लेकर जा सकते हैं। कुछ हम प्राचीन किले भी इनको दिखा सकते हैं। प्राचीन वस्तु जहाँ पर संग्रहित होती हैं वहां पर हम इनको लेकर जा सकते हैं। प्राचीन मूर्तियां दिखा सकते हैं, कला केंद्र में ले जा सकते हैं, गौशाला में लेकर जा सकते हैं, नदी के किनारे पर ले जा सकते हैं, पहाड़ों को दिखा सकते हैं, जंगलों को दिखा सकते हैं, कोई पिकनिक मनवा सकते हैं इनसे। और इनको हम रेलगाड़ी में बैठा सकते हैं, बैलगाड़ी में बैठा सकते हैं, तांगे में बैठा सकते हैं, कहीं कहीं पे बकरा गाड़ी भी चलती है वहां दिखा सकते हैं, बस में बैठा सकते हैं, नौका में नाव में बैठा सकते हैं, और जो ये मदारी का खेल दिखा सकते हैं, सपेरे का खेल दिखा सकते हैं, नट का खेल दिखा सकते हैं। इन सब स्थानों पर हम इनको भ्रमण के लिए लेकर जा सकते हैं। देखिए तब हमारी दीदी भी कितनी खुश होती हैं जब शिशु को लेकर जाती हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगी, हमने भ्रमण का तो प्रोग्राम बना लिया, लेकिन उससे पूर्व की कुछ तैयारियां भी होती हैं। जिस स्थान पर हम उनको लेकर जा रहे हैं वो स्थान शांत हो, पवित्र हो, संस्कार क्षम हो, और सबसे प्रथम बात हमें वहां से अनुमति ले लेनी चाहिए। हम बिना अनुमति के शिशुओं को पार्क में भी लेकर नहीं जाएंगे। जहाँ कोई तो पार्क होल्डर होगा ना, हमें पार्क के लिए भी अनुमति ले लेनी चाहिए। अनुमति लेकर, और भ्रमण का जो प्रोग्राम है हमारा वो ज्यादा लंबा ना हो, जो बच्चे थक जाएं और वहीं सोने लगे। तो दीदियां पता लग रही हैं गोद में उठा उठा के ला रही हैं उनको, ऐसा भी ना हो। और उनको खाने पीने की उनकी सुविधा का हमें पूरा ध्यान रखना है। और एक मेडिकल बॉक्स अपने साथ में जरूर ले जाना है, खास तौर से किसी बच्चे के पेट में दर्द ना हो, चलते चलते कहीं कांटा ना चुभ जाए। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होगा। हमें एक मेडिकल किट जरूर ले जानी है। और पैदल का रास्ता भी ज्यादा ना हो, हमें ऐसे स्थान का चुनाव करना है जहां हमारे शिशुओं को ज्यादा पैदल ना चलना पड़े। पता लगा कि हमें जिस स्थान तक जाना है कि हम अपनी गाड़ी से तो उतर गए, हमने शिशुओं को उतार लिया, और वहां से उनको बेचारों को चलने में ही आधा घंटा लग गया, बच्चे थक गए वहीं बैठ गए। और साथ में खाने पीने का भी
जरूर ध्यान रखना चाहिए। समय का नियोजन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने प्रोग्राम तो बनाया है 2 घंटे का और उस वहीं पर हमें लग गए 4 घंटे। अब अभिभावक हमारा जो है इंतजार कर रहे हैं और वो जब हम आए खुशी-खुशी तो अब अभिभावकों ने और हमको 4 बात सुना दी। हम तो उनके शिशुओं को अपने हालाँकि वो हमारे ही शिशु हैं, कभी भी अभिभावकों से ये नहीं कहना चाहिए आपका बच्चा। उनसे कहना चाहिए नहीं हमारा बच्चा आपके पास है, इसका आपको ध्यान रखना है। हमें अपना बच्चा मानकर उनसे बात करनी चाहिए और मौसम के अनुसार ही कार्यक्रम तय करने चाहिए। इसके आगे हमारा आता है मेला। मेले में तो कितना मजा आता है, हम सबको भी मजा आता है ना मेला जाना। हम सबको भी बहुत अच्छा लगता है जब दशहरे का मेला लगता है, तो हमें भी लगता है कि हाँ जी, हमें भी जाना है। जब सर्कस लगता है तो हम भी कहते हैं नहीं बहुत अच्छा जादूगर आया हुआ है, हमें भी देखना है। तो हम मेले का आयोजन कर सकते हैं। शिशुओं का मेला भी एक आनंदपूर्ण कार्यक्रम है। शिशु मेले के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे शिशुओं के लिए गुब्बारे, खिलौने, खाने पीने की चीजें जहाँ उपलब्ध हैं और शिशु इसका आनंद ले रहे हैं। हम अपने शिशु वाटिका में अपने स्थान पर इस मेले का आयोजन करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? वहाँ पर खूब सारे गुब्बारे हैं, हम इसमें गट बना लेंगे बच्चों के और सब प्रत्येक गट के साथ में हमारी दीदी रहेंगी। या हम ऐसा कर सकते हैं कि यदि हमारे गट ज्यादा बन गए हैं तो हम अभिभावकों के यहाँ से उनके बड़ी बहनों को भी बुला सकते हैं। तो हमने एक गट में गुब्बारे रख दिए, एक गट में हमने बिस्किट रख दिए, एक गट में हमने नमकीन रख दी है, खाने पीने की चीजें रख दी हैं। लेकिन और वहाँ पे शिशु देखिए कितने अच्छे से उनको खरीदते हैं। शिशु को नहीं खरीदना है, अभिभावकों को आमंत्रित कीजिए, अभिभावकों को खरीदना है। और अभिभावक भी जब इनको खरीदते हैं और जब बच्चा उनको देता है ना सामान कि ये लीजिए, तो अब देखिए शिशु के चेहरे की रौनक जो है वो देखने लायक होती है। और हम इस मेले में चिड़ियाघर दिखा सकते हैं। चिड़ियाघर तो सबकी शिशु वाटिका में होगा, तो उस पर भी आप टिकट लगाइए। चिड़ियाघर है, हम यहाँ पर आपको भालू दिखाएंगे, हम यहाँ पर मछली दिखाएंगे। तो जो हमारा तरण ताल है, यदि हमारे पास तरण ताल ऐसा है पक्का सीमेंटेड बना हुआ है, तो हम चिड़ियाघर का नियोजन वहीं पे कर लेंगे। उसमें हम अब उसमें मछली तैरते हुए दिखाएंगे, कछुआ भी दिखा सकते हैं, मगरमच्छ भी दिखा सकते हैं। और इसके अलावा हम तरह-तरह के जानवर उसके अंदर दिखा सकते हैं। गुफा में शेर बैठा हुआ दिखा सकते हैं और एक स्टॉल हम कठपुतली के नृत्य का लगा सकते हैं। कठपुतली का नृत्य दिखा रहे हैं, विज्ञान के प्रयोग दिखा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वो जो हम विज्ञान के प्रयोग हम कराएँगे, वो विज्ञान के प्रयोग हम शिशुओं द्वारा ही कराएँगे। निशानेबाजी का स्टॉल लगा सकते हैं। मेले का स्वरूप शैक्षिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आए, गए, हमने सामान खरीदा, बात खत्म। मेला जो भी हम कार्यक्रम इस अपनी शिशु वाटिका में मनाएँगे, उनका सबका शैक्षिक पक्ष होना चाहिए और संस्कारित पक्ष होना चाहिए। इन मेलों का आयोजन बहुत ही कुशलता से करना चाहिए। ये मेले सुबह से शाम तक हम लगा सकते हैं या हम समय इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, बस बच्चे हमारे थके ना, इस बात का हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमारे शिशु बहुत ही छोटे हैं। और इसके बाद में फिर बच्चों से पूछते रहना चाहिए, क्या बेटा आपको अच्छा लग रहा है ना? आप बताइए ये इसको क्या कहते हैं? ये मेला है, मेले में तरह-तरह की दुकानें होती हैं ना? आप भी अपनी मम्मी के साथ मेले में जाते हो ना? मेले में आप क्या-क्या देखते हो? हम चरखी भी रख सकते हैं। चरखी बनाकर चरखी बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा चरखी का घूमना। और जब अभिभावक आएँगे और उसमें हम पीपनी जिसको हम बाजा कहते हैं, इस तरीके के हम खिलौने लाकर रख सकते हैं, तो उससे भी बहुत खुश होंगे जब जगह-जगह कोई पीपनी बजाएगा, कोई बाजा बजाएगा, कोई चरखी घुमाएगा, तो उससे सब बच्चे बहुत ही आनंदित होंगे, बहुत खुश होंगे और इसके साथ में अभिभावक भी बहुत खुश होंगे। और कहीं पे हम स्टॉल ऐसा भी लगा सकते हैं कि हमने सीताराम बनाकर शिशुओं को बैठा दिया है, राधा कृष्ण बनाकर शिशुओं को बैठा दिया है, गणेश जी बनाकर शिशुओं को बैठा दिया है, शिव पार्वती बनाकर शिशु को बैठा दिया है। उनके गणेश जी बैठाए, उनके पास में एक बच्चे को चूहा बना के क्योंकि सब ड्रेसेस हमारे बाज़ार में मिल ही जाती हैं, तो इससे हमारे बच्चे संस्कारित होंगे और सीखेंगे भी कि शिव पार्वती क्या है, शिव पार्वती का वाहन क्या है? शिव का वाहन क्या है? नंदी। पार्वती का वाहन क्या है? शेर। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। तो इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम आता है शिशु शिविर।
शिशु शिविर, शिविर का मतलब है जिस तरीके से हमारे शिविर लगते हैं ना, हमारे वर्ग लगते हैं, इसी तरीके से हमें शिशुओं के शिविर भी लगाने चाहिए। एक शिविर तो हमारा सुबह से शाम तक लगाया जाता है और एक शिविर हमारा रात्रिकालीन लगाया जाता है। तो रात्रिकालीन जो शिविर होता है, उसमें हमें अरुण के शिशुओं का नहीं लगाना है। अरुण के शिशुओं का हम 8 से 10 घंटे का शिविर दिन का ही लगा सकते हैं। तो इस शिविर में क्या होता है, शिविर में रहना एक रोमांचकारी अनुभव होता है। यह वर्ष में एक बार लगाना चाहिए। यह लगभग प्रातः काल से देर साय तक लगता है। 8 से 12 घंटे तक का हम इस शिविर को लगा सकते हैं। कभी-कभी यह शिविर हमें रात्रि में भी लगा लेना चाहिए। शिविर का आयोजन, यदि शिविर का आयोजन हम तंबू लगाकर करते हैं तो वाह! आहा! 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 क्या मजा है। क्या दीदी को भी आनंद आएगा, क्या शिशुओं को भी आनंद आएगा। यदि हम तंबू लगाकर शिशु शिविर लगाते हैं और उसमें हम इस तरीके से उसका स्थान का समायोजन कर लेते हैं कि यहाँ पर ये वाले शिशु रहेंगे, यहाँ ये शिशु रहेंगे, तो उनको एक ऐसा आनंद आएगा कि हाँ, उनको जीवन पर्यंत याद रहेगा कि जब हम छोटे थे ना, शिशु वाटिका में पढ़ते थे, तो हमारा दीदी ने शिशु शिविर लगाया था और पता है तंबू में लगाया था उस उम्र में जब हमको कुछ पता भी नहीं था। तब दीदी ने हमारा शिविर तंबू में लगाया था। बड़े होकर भी वो इस बात को ध्यान रखेंगे, याद करेंगे खूब। नहीं तो हमें, अगर हम ऐसा संभव नहीं है तो विद्यालय के कमरों में भी हम शिविर लगा सकते हैं। लेकिन मेरा तो एक सुझाव है, यदि हम इस शिविर को विद्यालय के कमरों में ना लगाकर जो उनका परिचित स्थान ना हो, बेशक हमें दूसरे स्कूल में ले जाना पड़े बच्चों को, जो उनका स्थान परिचित ना हो, यदि ये शिविर हम वहां पर लगाते हैं तो बच्चे ज्यादा आनंदित होंगे। प्रातः स्वयं, इससे शिविर लगाने का फायदा क्या है? बच्चे सुबह स्वयं उठेंगे और अपने नित्य क्रिया जो होती है उसको करेंगे और ब्रश करेंगे, नहाएंगे, खाने पीने का है, खुद ही फिर तैयार होंगे, ड्रेस पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे। और रात्रि में भी क्या होगा, जब रात्रि में जहाँ बच्चे मम्मी पीछे पड़ती रहती हैं, अरे भैया खाना खा लो, टीवी बंद कर दो, अभी सोने का समय हो गया है। यदि ऐसा करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे दीदी रात्रि में उन्हें लोरी सुनाएंगी, कहानी सुनाएंगी, उन्हें रात्रि में फिर छोटे से गिलास में दूध पीने के लिए देंगी। बीच बीच में उनको उठने का, टॉयलेट जाने के लिए उनका एक अनुभव अलग से बनेगा। और ये सब संस्कार सीखना भी होता है। कहानी, यदि दीदी रात में कहानी सुना रही हैं तो वो भी संस्कारक्षम होनी चाहिए। शिविर में गौशाला का भ्रमण, शिविर जो हमने लगाया है, यदि हमने दिन का लगाया है तो हम शिविर में ही बच्चों को गौशाला के भ्रमण के लिए ले जा सकते हैं। यदि हम आसपास में, यदि हमारा ऐसा प्लेस है तो हम दिन में उनसे क्या काम कराएंगे, ऐसे नहीं केवल हमने उन्हें खिलाया पिलाया कहानी सुनाई, हमने उनको केवल लोरी सुना दी, नृत्य करा दिया, नहीं। देखिए वहां पर यदि वहां पर छोटे मोटे गड्ढे हैं तो गड्ढों को भरने का काम करा सकते हैं कि देखिए भैया हमारे अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए। यदि हमारे रास्ते में पत्थर आता है तो उस पत्थर को हमें उठा कर रखना है। क्यों उठा के रखना है? कि ना तो ठोकर हमारे लगेगी और ना ही वो ठोकर किसके लगेगी, किसी और के लगेगी। तो इस तरीके की भावनाएं हमें जागृत करने के लिए ये हमें शिविर लगाने हैं। और वहां पे अगर कोई पेड़ पौधों के पत्ते बिखरे पड़े हैं तो उन पेड़ पौधे के पत्तों को इकट्ठा करना है कि इनको हम क्या करते हैं, इन गड्ढे में दबा सकते हैं। और जमीन जमीन को साफ करना है, वहां झाड़ू लगाना है, फिर जमीन पर ही गोल धारे में बच्चों को बैठाना है। फिर उनसे हम छोटे छोटे खेल भी खिला सकते हैं, नमस्ते जी है या अन्य जो खेल हैं उनको हम खेल में खिला सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, शिशु को शुरू के 1 घंटे में हमें ये सिखा देना है कि भैया जब सीटी बजेगी तब आपको अलर्ट हो जाना है। सीटी बजते के साथ ही जब सीटी बजेगी तो आपको यहाँ पर आकर इकट्ठा होना है, आपको एक गैदरिंग यहाँ पर होगी। तो बच्चे सीटी का इशारा समझ जाएंगे आपकी, जो हम हमारे लिए भी सीटी पता है कि क्या होता है, जब हमारे भी वर्ग लगते हैं तो हम भी कहते हैं जब सुबह को सीटी बजती है, ओहो ये सीटी बजाने वाले क्यों आ गए, अभी थोड़ी और 10 मिनट बाद और 15 मिनट बाद, हम भी ऐसे करते हैं ना। तो वो ही सीटी का प्रयोग हमें बच्चों के लिए करना है। ऐसी शिशु की मानसिकता को हमें परिपक्व कर देना है। आने वाले समय के लिए हमें शिशु को स्वावलंबी बनाना है, संस्कारित बनाना है, संस्कारक्षम बनाना है। और
ताकि वो आने वाले समय में जितनी भी उसके सामने बाधाएं आएंगी, जितनी भी जीवन की कठिनाइयां आएंगी, उनसे लड़ने के लिए उन प्रेरित करना है, उनको इतना हमें मजबूत बना देना है कि कोई भी परेशानी आ जाए उनके जीवन में, वो कभी हार मानकर ना बैठें। शिविर में शिशु को, लेकिन इन सब में फिर मैं वो कहती हूँ, लेकिन इन सब कार्यक्रम को कराने पर शिशु को बस आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। हम काम तो कुछ भी कराएं, गड्ढा भरवाएं, पत्ती इकट्ठी करवाएं, झाड़ू लगवाएं, गौशाला ले जाएं, कहानी सुनाएं, नृत्य कराएं, गऊ को रोटी खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं, वहां पे पक्षियों की चहचहाट दिखाएं, लेकिन सब में आनंद का अनुभव हो। दीदी हमारी उन पर झल्लाए ना, चिल्लाए ना, लेकिन खाना भी कैसा होना चाहिए, खाना थोड़ा बच्चों के लिए ज्यादा रखना होगा। एकदम हमें बच्चों को ये नहीं सुबह नाश्ता करा दिया, फिर खाना खिला दिया, फिर शाम का नाश्ता, फिर खाना। इससे बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं वो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, कुछ ओवरडोज ले लेते हैं। तो इस बात का दीदी को ध्यान रखना है कि बच्चे ओवरडोज ना खाएं और बिल्कुल कम भी ना खाएं। और यदि बच्चे को कुछ बच्चों को भूख जल्दी लगाती है तो उसका भी हमारे पास इंतजाम होना चाहिए। ठीक है, अब हम अगले कार्यक्रम पर चलते हैं, शोभा यात्रा। शोभा यात्रा तो आपको सबको समझ ही आ गया होगा। कभी कभी हम सुबह 5 बजे सोए होते हैं और एक टोली निकल के जा रही होती है, जहाँ झांझ, मंजीरे, ढोलक, हारमोनियम बजता जा रहा है और सब हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा करते हुए जा रहे हैं, भजन गाते हुए जा रहे हैं। शोभा यात्रा वही होती है ना हमारे लिए। तो हमें विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में शोभा यात्रा भी शामिल करनी है। जैसे हम जन्माष्टमी पर शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, अपनी विजयादशमी पर शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, 26 जनवरी पर शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, या किसी और पर्व पर हम शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। इन शोभा यात्रा में हमें क्या करना है, बच्चों के हम विभिन्न स्वरूप बनाकर उन्हें बग्गी में बैठाकर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जलसा नहीं है, ये हमारी रैली नहीं है, ये हमारा जिसको बोलते हैं जुलूस निकालना हमारा वो नहीं है, ये है हमारी शोभा यात्रा। तो इसमें हमें जहां हमें शोभा यात्रा निकालनी है, सर्वप्रथम तो हमें जिन मार्गों से निकालनी है उन मार्गों पर चलने के लिए वहां से प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा हमें समाज के लोगों को एकत्रित करना होगा और वहां पर भी उन सबको बता देना है। हमें शोभा यात्रा बिल्कुल शांत स्थान से नहीं ले जानी है। शोभा यात्रा का मतलब है कि सब लोग उनको देखें और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला भी स्थान नहीं होना चाहिए। शोभा यात्रा में हम शिशुओं के विभिन्न स्वरूप बनाकर निकाल सकते हैं। और वृक्षारोपण पर हम वृक्षों की शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। बच्चों को हम वृक्ष भी बना सकते हैं, वृक्ष बना दिया, किसी को केले का वृक्ष बना दिया, किसी को जामुन का वृक्ष बना दिया। इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के वृक्ष बनाकर भी शिशुओं को शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। विद्यालय के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में भी हम शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, परंतु शोभा यात्रा का जो समय है वो धूप वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। धूप बच्चों को ना लगे और अधिक पैदल चलने वाला भी रास्ता नहीं होना चाहिए, अधिक भीड़ भाड़ वाला भी स्थान नहीं होना चाहिए और मार्ग सुरक्षित होना चाहिए। इसके अलावा अधिक बिल्कुल सुनसान भी रास्ता नहीं होना चाहिए। बीच बीच में शिशुओं के स्वागत की तैयारी होनी चाहिए, शिशुओं पर पुष्प वर्षा होनी चाहिए। एक घंटे से अधिक का समय हमारी शोभा यात्रा का नहीं होना चाहिए। हमारी शोभा यात्रा में बैनरों का प्रयोग अवश्य होना चाहिए, बैनर लगे होने चाहिए, बैनर पर हमारी शोभा यात्रा का पूरा विवरण होना चाहिए। इसके अलावा हमें शोभा यात्रा का जो उद्देश्य है हमें वो भी इस पर लिखा हुआ होना चाहिए और घोष वादन भी होना चाहिए और अल्पाहार की भी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में चिकित्सा की किट भी होनी चाहिए और साथ में नारे भी लगते हुए चलने चाहिए। चिकित्सा किट तो हमें हमेशा, हम कहीं भी जाएं वहां के लिए हमें रखनी ही चाहिए और नारे लगते हुए होने चाहिए और संगीत का भी इसमें प्रयोग करना चाहिए। संगीत हल्की हल्की ध्वनि में बजता हुआ चलना चाहिए और इसके अलावा बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बच्चा हमारा गिर तो नहीं पड़ा है या किसी बच्चे की हमारी की तबीयत तो खराब नहीं हो रही है। इसमें भी हमें अभिभावकों को आमंत्रित करते रहना चाहिए।
तो ये हमारी शिशु वाटिका में 14 कार्यक्रम थे। जिस तरीके से हमारी 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं, उसी तरीके से हमारी शिशु वाटिका में ये 14 कार्यक्रम हैं जो कि हमें मनाने चाहिए। यदि आप में से किसी को इन 14 कार्यक्रम में से कुछ और बातें मुझसे पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको 14 कार्यक्रम के बारे में बता चुकी हूँ। यदि किसी को भी कोई भी कुछ भी क्वेश्चन करना चाहता है या कुछ भी पूछना चाहता है, जानकारी चाहते हैं आप लोग, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद दीदी। ठीक है दीदी, धन्यवाद। अभी पूनम दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जिस तरह आप बड़े उत्साह व आनंद के साथ हमें शिशु वाटिका के कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसा कि हम आपकी बातें बच्चों के चारों तरफ घिरे होते हैं ना, जैसे बच्चे हाँ ने जी। हमें चारों तरफ घेर रखा है और आप हमें बता रही थी, तो मतलब आपकी मुस्कुराहट हम लोगों में एक नई चेतना का संचार कर रही थी। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें वास्तव में शिशु वाटिका बहुत ध्यान रखने योग्य है, ताकि हम बच्चों के बारे में ये बहुत सी बातें हैं जो बच्चों के बारे में जानकारी आपसे ली है कि वास्तव में बहुत सारे कार्यक्रम है जो अपनी शिशु वाटिका में हम करा सकते हैं और इसमें कोई खर्चा नहीं है। ये आनंद का है, जिस तरह से आपने हमें आनंदित करके पूरी जानकारी दी, ऐसा हम भी अपने बच्चों के साथ करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दीदी, ऐसा है शिशु वाटिका में जो भी हमारी दीदियां, जब हम दीदियों को अपॉइंट करते हैं ना, उसमें सर्वप्रथम हमें यही बात ध्यान रखनी चाहिए कि दीदी ना का कुछ दीदियों को मतलब सीरियस रहने की आदत होती है, उनके चेहरे पे एक तो हमेशा मुस्कान रहे, और दूसरी ये होनी चाहिए कि दीदियों को ना कहानी कहना और नृत्य करना और कहानी सुनाना और गीत बोलना, कविताएं बोलना विद एक्शन आना चाहिए। चाहे और कुछ काम उनको आए या ना आए, लेकिन ये काम उनको जरूर आना चाहिए। लेकिन आज के समय में कंप्यूटर चलाना भी आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर का युग है और बहुत सारे कार्यक्रम हमारे अब सभी के यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा होता है, तो वो चलाना आना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। और दीदी के चेहरे पे तो मतलब गुस्से वाली दीदी ना हो, यदि हो तो जो वहाँ की शिशु वाटिका प्रमुख दीदी है, उनका दायित्व है कि धीरे धीरे उनको समझाकर अपने जैसा उनको बना ले। हाँ, नहीं दीदी, सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात की। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने हमें रोमांच के साथ बहुत सारी बातें बताई। पुनः आपसे दोबारा हम ऐसे ही किसी कार्यशाला में मिलेंगे, इसी आशा के साथ। अब मैं श्रीमती सुधा बाला दीदी से निवेदन करूंगी कि वो हमारी आज के चर्चा सत्र में जो अभी हमारे 4 दिवसीय जो सत्र हुए हैं उसके बारे में हम लोगों के बीच में अपनी जानकारी व जो हम लोग जानना चाहते हैं वो दीदी हमारे बीच में रखें। सुधा दीदी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इन 4 दिवसीय चर्चाओं को हमारे बीच में रखें। हाँ, पूनम दीदी। जी दीदी। पूनम जी, अभिषेक जी, माननीय संगठन मंत्री जी भी जुड़े हैं, सुनने श्रोता के नाते, सुनने के नाते, बस इतना मैं बता रहा हूँ जी। आगे अच्छा लेकर चल सकते तो हैं आप जी। जी बिल्कुल भाई साहब, प्रणाम। हमारे बीच में हमारे माननीय संगठन मंत्री श्रीमान भुवन चंद जी भी हमारे बीच में है इस कार्यक्रम में। भाई साहब, मैं आपका भी बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आज नमस्ते हमारा भाई साहब। भाई साहब के मार्गदर्शन में ही हम सब कुछ सीख रहे हैं और शिशु वाटिका का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये हमारा चतुर्थ सत्र है और श्रीमती सुधा बाला दीदी हमारी जो है इस समय चर्चा सत्र में हमारा विषय प्रमुख है। तो मैं दीदी से निवेदन करूंगी कि दीदी। हेलो, हाँ पूनम जी, आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी आ जी रही है। जी जी जी। कार्यशाला में उपस्थित सभी शिक्षिका वर्ग को मेरा सादर नमन और आदरणीय भाई साहब को भी मेरा सादर नमन। अभी हम इस वर्कशॉप में 5 तारीख से उपस्थित हैं और हमारे 2 सत्र चलते हैं। तो इसमें कल भी हमने चर्चा करी थी कि अभी जैसे सुबह का ही सत्र था, श्याम स्वरूप मनावत जी ने लिया था, बहुत ही सुंदर विषय था उनका, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। उसमें ये था कि वो कोई शिशु वाटिका के लिए ही नहीं था कि केवल शिशु वाटिका के लिए हो, वो सभी के लिए था कि एक मतलब बच्चे के लिए अभिभावक की भूमिका क्या होनी चाहिए। जो भी हमारे विषय हुए हैं सुबह के सत्र में या शाम वाले सत्र में,
तो उसमें मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों को उसमें क्या क्या चीज समझ में आई, क्या क्या आप उसमें कर सकते हैं। जैसे कल भी हमारी इस विषय पे चर्चा हुई थी, क्योंकि जो शिशु वाटिका के मेन तत्व हैं, जैसे शिशु वाटिका की 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं और 14 कार्यक्रम हैं और 14 क्रियाकलाप हैं। तो अभी तक 2 चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं, शैक्षिक व्यवस्थाएं और हमारे कार्यक्रम। तो अगर हम अपने यहाँ शिशु वाटिका शुरू करते हैं तो हम कितनी शैक्षिक व्यवस्थाएं शुरू कर सकते हैं, उनमें क्या क्या कर सकते हैं, और हम कार्यक्रम करें तो कैसे कर सकते हैं। तो इस विषय में मैं आपके विचार लेना चाहूंगी। उसमें ये नहीं कि अभी हमें नहीं पता क्या करना है, अभी हमने जितना सुना है, जितना हमारी समझ में आया है, हम उस विषय पे चर्चा कर सकते हैं। ओके, नमस्ते दीदी। जी हाँ जी, नमस्ते दीदी। हाँ नमस्कार। नमस्ते दीदी। दीदी मेरा एक प्रश्न है, मतलब कि मुझे वो बात समझ तो आ रही है पर ये जी। नहीं समझ में आ रहा है कि शुरुआत में हमें कैसे करना है। जैसे ब्रह्मवती दीदी ने भी बताया हमें यज्ञ और हवन करवाना चाहिए, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे अभी हम तो बीज डाला है, शिशु वाटिका का अंकुरित ही होने जा रहे हैं, तो इसमें हम कितनी बार साल में कितनी बार हवन करा सकते हैं, कितनी बार करा सकते हैं। और दूसरी बात मेरी ये है कि अगर हमें हवन कराना है तो क्या जरूरी है हमें बाहर से किसी पुजारी वगैरह को बुलाना जरूरी है, या अगर हम अपने आप करा सकते हैं तो हम कैसे कराएं। मेरा ये मन में जिज्ञासा है जानने की आपसे। ठीक ठीक, मैं बताती हूँ। अभी आप इसमें ये करिएगा, क्योंकि देखिए जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, हमारा एक रूटीन होता है, हम स्कूल में जाते हैं, हमारी वंदना होती ही होती है। हमसे शुरुआत संस्कृत बोलनी नहीं आती बच्चों से, तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं कि अपने फोन में हमने उसे मतलब ऐड किया और हम अपना माइक ऑन कर देते हैं, तो बच्चे उसे सुनते हैं, धीरे धीरे वो समझ में आ जाता है। का वातावरण अच्छा हो तो उसमें आप ऐसे करिएगा कि अगर आपके स्कूल में 2 बच्चे आ जाते हैं, पहले टीचर आ जाती हैं, तो वंदना से एक टीचर को ऐसे करिए, आपके हम मान लो 8 का स्टाफ है, आप एक एक टीचर को एक एक दिन की व्यवस्था दे दीजिएगा। अभी ज्यादा आपसे कुछ नहीं आता तो आप 2-4 बच्चों को बैठाइएगा, उसकी सारी कॉपी हम आपको भेज देंगे। हवन की है हमारे पास, कैसे हवन होता है, बल्कि हम हवन करते हुए अपनी वीडियो भी आपको सेंड कर देंगे, हमारे पास सारा मैटर है। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप इतना कर सकते हैं, गायत्री मंत्र सबको आता है, आप 11 गायत्री सामग्री लेके 11 बार बच्चों से और खुद गायत्री मंत्र पे उनकी आहुति डलवा दीजिएगा। अभी आप इतना करिएगा और उसमें आपकी वंदना भी होती रहेगी उसी समय, और उसी समय आपका एक जगह हवन भी हो जाएगा। इससे वातावरण सही होगा, तो आप इस तरीके से करिएगा। बाकी वो हवन कैसे होता है, कैसे उसकी विधि होती है, क्या उसमें बोले जाते हैं, क्या मंत्र हैं, वो हम आपको भेज देंगे, वो हमारे पास है। ठीक है, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। सीमा वर्मा जी, सीमा वर्मा जी, हाँ नमस्कार जी। मैम मैं इसमें यही पूछना चाहती, जैसे मैम ने बताया था ब्राह्मण वाला ना, तो ब्राह्मण की क्या व्यवस्था बनानी है, तो बच्चों को हमें किसी बाजार में। आप आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जी मैम आ रही है आवाज? हाँ अब आई। हेलो हाँ जी जी मैम, मैं इसमें ये पूछना चाहती, जैसे दीदी ने बताया ब्राह्मण के बारे में बताया कि हम बच्चों को ब्राह्मण के लिए ले जा सकते हैं। जैसे हम किसी अगर बाजार में उनको बताने जा रहे हैं तो उससे क्या होता है, बच्चे उन चीजों का नाम भी सीखते हैं। वैसे तो हम पढ़ाते कराते हैं उन्हें, लेकिन अगर वो देखेंगे तो अच्छे से जानते हैं कि इस बर्तन को हम क्या कहते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें ले जाना चाहते हैं, आवाज नहीं है आपकी आवाज। जी आपकी आवाज थोड़ा नेटवर्क में इशू है। दीदी इनका प्रश्न मुझे जितना समझ में आया भ्रमण से रिलेटेड है कि भ्रमण पर छात्रों को कैसे लेकर जाया जाए। अच्छा अच्छा, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमारा सेशन शुरू हो जाता है अप्रैल टू मार्च, कहीं जुलाई टू मार्च होता है। हालांकि अब सब जगह ये है कि अप्रैल टू मार्च होता है, तो हमें एक साल में
बच्चों को कहीं स्कूल से अदर जगह ले जाना चाहिए। अगर आपकी मैनेजमेंट बाहर जाने की परमिशन देती है तो कोई आप ऐसा स्थान भी चुन सकते हैं, कहीं मंदिर ले जाना है वहां भी ले जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी हो तो हमारे आसपास बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं, ज्यादा दूर भी नहीं होती, हम उन्हें वहां भी घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। लेकिन बच्चों को 1-2 बार घुमाना जरूर चाहिए। और उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे अपने बड़े विद्यालय होते हैं उनमें लैब भी होती है, संगीत कक्ष भी होता है, वंदना हॉल भी होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप शुरुआत वहां से कीजिएगा। जब आपको लगे कि बच्चे जा सकते हैं या हम उन्हें कहीं स्कूल से बाहर ले जा सकते हैं तो आगे आप उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन वो सब आपकी मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर होगा कि आपकी मैनेजमेंट बाहर जाने के लिए तैयार है, पेरेंट्स भेजने के लिए तैयार हैं, तो आप इस तरीके से बच्चों को ले जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत ऐसा करिएगा कि कोई जैसे आपके शहर में ही सब्जी मंडी होगी, मंदिर होगा, तो पहले आप उनकी शुरुआत वहां से करिएगा कि बच्चों को घुमाने के लिए स्कूल से बाहर थोड़ी देर के लिए ले जाइएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जी, पूनम जी क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं, पूछ सकती हैं। आस्क टू अनम्यूट, आपने अपना हाथ खड़ा किया है, प्लीज। दीदी प्रणाम, मैं पूनम जोशी। हाँ जी प्रणाम। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी जैसे हम लोग के विद्यालय में विगत 3 वर्षों से शिशु वाटिका चल रही है, लेकिन ये जो है हमारी अभी औपचारिक शिक्षा इसमें दी जा रही है पूरी तरीके से। हम लोग लिखना पढ़ना और एक्टिविटी बेस्ड होता है, लेकिन जोर उसी पे होता है कि बच्चा पेंसिल पकड़े और लिखे। यही पेरेंट्स का माइंड भी उसी में ही सेट है। तो हम इसको कैसे प्रभावी शिशु वाटिका में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे स्विच ऑन करेंगे? इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी हमें। पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे, किस तरीके से हम कर सकते हैं? क्या आपका गाइडेंस मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए जो चीज शुरुआत हो चुकी उसे खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, और वो खत्म जब होगी जब हम पेरेंट्स को अपने प्रभाव में लाएंगे। मान लो हमारे पास 3.5 या 4 घंटे बच्चा रहता है, पेरेंट्स ने भेज दिया, पेरेंट्स को कोई जानकारी नहीं कि अगर हमने कॉपी में, एक मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर हमने बच्चों की कॉपी में वर्क नहीं दिया, पेरेंट्स को नहीं पता कि इनका एक्टिविटी बेस्ड है या ये किस माध्यम से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। वो तो ये सोचेंगे कि हमारा बच्चा 4 घंटे स्कूल में रह के आया है, ना तो उसे कॉपी वर्क है, ना CW है, ना होमवर्क है, तो 4 घंटे हमारे बच्चे ने किया क्या है। तो जब तक हम पेरेंट्स को जो हम बच्चों को करा रहे हैं, मान लो हमने कॉपी किताब बच्चों की छुड़ा दी, तो हमारे बच्चों को वो सब कुछ आना चाहिए जो हम कॉपी किताब से सिखाना चाहते हैं। तो उसमें हम लोगों की मेहनत है, हम लोगों की इच्छा शक्ति है कि हम पहले वो उनका जो मटेरियल है वो खुद स्कूल में तैयार करें जो हम उन्हें देना चाहते हैं। हमारे यहाँ का, मैं अपने यहाँ का बताती हूँ कि हमारी टीचर पूरे जून में खुद उनके साथ लगकर अगले साल का मटेरियल तैयार करते हैं। हमारे यहाँ कोई बुक्स नहीं है, तो हमने, हाँ जी बुक्स नहीं है, तो जो बुक्स में है कार्यालय, उसमें जो हमारे चित्र जो पुस्तकालय होता है उसमें बुक के सेट है, लेकिन उस बुक में पूरी साल में हमें क्या पढ़ाना है वो सारा मटेरियल मेरी टीचर्स ने बनाया हुआ है। फिर हम ऐसा करते हैं कि जो हमने हर हफ्ते हो जाए या 15 दिन में, तो हम करते ही करते हैं कि एक क्लास के पेरेंट्स बुलाते हैं, उनसे उस तरीके की एक्टिविटी कराते हैं जो हम, मान लो हिंदी है, हिंदी हमें पढ़ानी है, मात्राएं सिखानी है, हमने बिना बुक्स के वो मात्राएं बच्चे को कैसे सिखाई, उनके सामने ही हाँ उनके बच्चे मात्रा सीख रहे हैं, वो बता रहे हैं। बस टीचर्स ने तो ये कह दिया, कार्ड उनके गले में डाल दिया कि पेड़ है, पेड़ कैसे लिखा जाता है, क्योंकि मात्रा है उसपे, कि पेड़ के जो है 4 बच्चे लिए उन्होंने और चारों बच्चे निकल के आ गए, जिस सीक्वेंस से प है, ए है, ड है, ऐसे लिखा जाएगा, वो उस तरीके से बच्चे खड़े हो गए। फिर वही एक्टिविटी हमने उससे थोड़ी सी बड़ी, क्योंकि बच्चा तो बहुत छोटा है, उससे थोड़ी बड़ी एक्टिविटी हमने पेरेंट्स के सामने रखी। जब पेरेंट्स उस चीज को देखता है, समझता है, उन्हें अच्छा लगा कि मेरे बच्चे पे ना तो कोई बर्डन है, ना बुक्स का, ना लिखने का, और मेरा बच्चा जो हम चाहते हैं वो पढ़ लेता है, मात्राएं लगा के शब्द पढ़ लेता है,
तो इस काम को हम जब कर सकते हैं जब हम पेरेंट्स को ये चीज उनके सामने दिखा देंगे। अगर हम ये सोचें कि हम अपने आप ही सब कुछ कर लेंगे, पेरेंट्स को नहीं दिखाएंगे, तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना, हमारा कॉपी किताब से पीछा नहीं छूट सकता, क्योंकि हमें ये सब चीज पेरेंट्स के सामने रखने होंगे। अभी थोड़ा सा सही हो जाए तो आपके यहाँ के कुछ लोगों को मैं अपने यहाँ बुला के वो सारी चीज, या 2 दिन मुझे आप लोगों को रोकना हो, कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है। आप यकीन मानिए, हमारा जो केजी का बच्चा है जो फर्स्ट में जाने वाला है वो पेपर पढ़ लेता है। तो इस तरीके का प्रयास जब हम करेंगे, पेरेंट्स को दिखाएंगे। अब हमारे यहाँ के पेरेंट्स कोई भी ये नहीं कहते कि दीदी आपने बुक्स क्यों हटा दी। बुक्स होती हैं, पेरेंट्स के लिए होती हैं, कि पेरेंट्स सब एक जैसे नहीं होते। कुछ तो ऐसे हैं कि नेट से चलो निकाल लिया या पढ़ा दिया, लेकिन सिलेबस भी हम देते हैं, सारी चीज हम देते हैं, लेकिन बुक्स हम स्कूल में उनकी नहीं रखते, घर पे उनकी बुक्स रहती हैं। क्योंकि पेरेंट्स उसमें से देख के, मान लो हमने रिटिन में दे दिया कि आपको जो है ये पोयम याद करके लानी है या ये ऐसे याद करके लाना है, तो पेरेंट्स उसे घर से याद कराते हैं, हम स्कूल में नहीं कराते। हालांकि केजी में इतना सिलेबस नहीं होता। हमारा जो फर्स्ट में बच्चा जाता है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम उसे ऐसे भी तैयार कराते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। वो सब चीज पूनम जी ने देखा हुआ भी है। पूनम मनेजा जी अभी जब हमारे यहाँ आई थी, उन्होंने देखा हुआ भी है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रही, उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को भी बुला के वो चीज सारी दिखाऊंगी, या मुझे खुद उधर आना पड़े तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ऐसी चीज जब हम पेरेंट्स के सामने रखेंगे तो तब हम इसमें सफल होंगे, क्योंकि एक बार जो चीज शुरू हो जाती है उसे खत्म करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जहाँ शुरुआत है वहां हमें कॉपी किताब नहीं लगानी। और अब तो नई शिक्षा पद्धति आ गई है, उसमें तो यही है कि बुक्स का कोई काम ही नहीं है, बैग ही नहीं होगा। तो जो चल रही थी वो और हमारे लिए और बेटर हो गया, तो उसमें हमें प्रयास करना होगा। बिल्कुल, थैंक यू दीदी, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। एंड जी, जो भी आपने बोला कि फर्स्ट का बच्चा पेपर पढ़ता है, हमारे यहाँ का भी पढ़ लेता है, लेकिन वही कि हम उसे औपचारिक दे रहे हैं, उसे अनौपचारिक में कैसे स्विच करें, इसके लिए आपके आइडियाज, थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू दीदी। वेलकम। संदीप जी, संदीप जी। दीदी संदीप जी तो उपस्थित, मतलब नाम तो नहीं है उनका, तो अगर वो खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। संदीप जी अगर उपस्थित हैं तो, बाई माइट भी उन्होंने रीनेम किया हुआ हो। संदीप जी अगर उपस्थित है तो अनम्यूट कर लीजिए। अभिषेक जी शायद नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी आप दूसरा नाम बताएंगे तुम? सुमित वर्मा जी। ये सुमित जी दीदी, ये तो अपने ही कार्यकर्ता हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए लगा रखा है इनको। अच्छा, ओके। जी। वर्षा शर्मा जी, वर्षा जी अनम्यूट कर लीजिए। वर्षा जी उपस्थित हैं। वर्षा शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए। आपको एक बार अनम्यूट करना होगा वर्षा जी, जो फर्स्ट बटन है उस पर एक बार क्लिक करना होगा। थोड़ा जल्दी कीजिएगा। वर्षा जी अपने जो फर्स्ट बटन दिया है उस पर एक बार क्लिक कीजिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो। दीदी मेरे मन में एक और प्रश्न है, इतना मैं पूछूं अगर वर्षा दीदी इतना हो अनम्यूट? हाँ जी पूछिएगा। दीदी जैसे विद्यारंभ संस्कार होता है जी, तो हमें अरुण की कक्षा के भैया बहनों का विद्यारंभ संस्कार कराना पड़ता है। तो जैसे दीदी कोई उदय में ही पहली बार प्रवेश लेता है, वो अरुण कक्षा नहीं करता है, अपनी घर में ही शिक्षा ग्रहण करता है, वो डायरेक्ट उदय में आता है, तो क्या दीदी हमें उनका भी विद्यारंभ संस्कार कराना चाहिए? देखिए वैसे होता तो नहीं है, उसकी तो एज निश्चित है। विद्यारंभ संस्कार की
निश्चित है, क्योंकि 4 साल 4 महीने और 4 दिन, तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि जो 7-8 साल का बच्चा है उसका हम विद्यारंभ संस्कार कर सकते हैं। हमें तो वो करनी थी ना। आपका कहने का मतलब है इसकी हाँ जी। विद्यारंभ संस्कार की 4.5 तक की जो उम्र होती है उसी हाँ। बच्चे की। हाँ, या फिर आप एक इस तरीके का भी कर सकते हैं कि जो बच्चे अपने यहाँ वाटिका, अभी तो आपके यहाँ होता नहीं होगा, नहीं दीदी नहीं होता है। तो आप इस बार ऐसा करिएगा, जितने भी टोटल बच्चे आपकी वाटिका में हैं, एक बार उनका सबका या तो बसंत पंचमी पे या गुरु पूर्णिमा तो शायद निकल गए, बसंत पंचमी में आप उन सबका विद्यारंभ संस्कार कीजिएगा। फिर आगे से ऐसा रखिएगा कि जो आपकी नर्सरी क्लास है, अरुण वाली क्लास है, तो फिर आपका रूटीन ऐसा बन जाएगा कि फिर आप उन्हीं बच्चों का कीजिएगा। अगर कोई बाहर से बच्चा आ रहा है तो उसमें आप पूछ लीजिएगा कि इनका विद्यारंभ संस्कार हो गया या नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो केवल एक संस्कार देना है। तो अगर उसका नहीं हुआ होगा तो आप उसे भी उसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है दीदी, ठीक है। इस बार आप शुरू कीजिएगा और जितने भी टोटल आपकी वाटिका में बच्चे हैं सबका कीजिएगा। उसमें कोई आपको कुछ जानकारी लेनी हो, बुक्स हमारे पास है, हमने एक बनाई हुई है, मैं आपको सेंड कर दूंगी, इस तरीके से कराना है। दीदी हाँ, तो आप मुझे बड़ा सहयोग मिल जाएगा दीदी। हाँ, तो आप मुझे बुक सेंड कर दो, फिर मुझे सहयोग मिल जाएगा। तो आप मुझे उस पे फोन पे बात कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद जी। अच्छी दीदी। वर्षा जी, वर्षा शर्मा जी तो कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, मतलब माइट भी अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। बबीता जी हैं, तो अगर बबीता जी अगर कोई प्रश्न हो तो अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मैं इस कार्यशाला में स्टार्टिंग से जुड़ी हूँ 5 तारीख से ना, मतलब मैंने पूरी जो सुबह शाम की क्लासेस थी पूरी अटेंड की हैं। जी जी। और पहली ही मीटिंग है मैम, मेरा ये पहला ही वर्ग है जो ऑनलाइन हो रहा है, मैंने इससे पहले कोई वर्ग ज्वाइन भी नहीं किया। तो इसमें मैम जो ये 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं और कार्यशाला के जो हमें कार्यक्रम बताए हैं 14, तो ये तो मैम मुझे बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक जैसे सभी को लगे होंगे, पर मुझे जो लगा है कि जो शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं मैम, ये हम अपने स्कूल में कुछ तो ऐसी हैं जो हमारे चल भी रही होंगी, जैसे बगीचा है मैम, छोटे बच्चों को हम फ्लावर्स वगैरह पेड़ों की तो जानकारी जैसे हम लोग देते ही हैं कि ये पेड़ हैं, ये फ्लावर्स हैं। तो ये कार्यशाला तो थोड़ी तरुण ताल है मैम, मुझे ज्यादा तरुण ताल पे ये लगा कि जैसे मैम ने कहा था कि एक टब में हम जो मतलब एनिमल्स हैं, जो आजकल सॉफ्ट टॉयज भी आते हैं जो इसके ऊपर डाल सकते हैं हम पानी में ना, बच्चों को बता सकते हैं कि स्विमिंग वगैरह करते हैं, ये तैरते हैं, जो पानी वाले होते हैं जानवर। और जो वस्तु मैम ने बताई थी वस्तु का और इसकी चिड़ियाघर का, ये ज्यादा इनोवेटिव लगा मैम मुझे। ये हम मतलब इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और हम अपने कक्षा में एक साइड्स में पेड़ की टहनियां वगैरह या पक्षी खुद बना के उसमें हैंग कर सकते हैं, उनका छोटा छोटा घोंसला बना सकते हैं हम। तो ये यहाँ इसमें लगा सकते हैं मैम, मतलब ज्यादा खर्चा ना हो और हमारी अपनी कोशिश है, जो टीचर्स की अपनी हमारी हेल्प हो सकती है टीचर्स के, तो अपने इनोवेटिव आइडियाज हम उसमें लगा सकते हैं। जो कार्यक्रम मैम ने बताए हैं, वंदना वगैरह, भोजन समूह, इसमें से तो कुछ ज्यादातर पॉइंट्स वो हैं जो हम करवाते हैं बच्चों को, मतलब रूटीन में जो हम लोग करवाते हैं, और कुछ है मैम जो हमने नहीं करवाया, जैसे भ्रमण है, मेला है और शोभा यात्रा, शिशु शिविर, ये हमने अभी मतलब नहीं स्टार्ट करवाए हैं। तो हम ये करवा सकते हैं, बहुत छोटे नहीं, पर 1st to 5th बच्चों को ले जा सकते हैं या उनसे करवा सकते हैं। तो इन आइडियाज। एक मिनट, आप कौन सी क्लास तक के बच्चों की क्लास लेती हैं? मैम मैं 2nd to 5th मैम मैं लेती KG to 5th हूँ मैम। अच्छा, KG में भी पीरियड है, 1st में भी, 2nd में भी, 3rd में भी है मैम मेरा पीरियड ना। जी जी। तो अगर आपको ओनली शिशु वाटिका दिया जाए तो आपकी रुचि है? यस मैम, शिशु वाटिका मैम मतलब हमारे स्कूल में मैं आपको ये बताती हूँ कि 1st से पहले भी 3 क्लासेज जो चलती हैं, प्ले, नर्सरी और KG 3 क्लासेस, वो भी हैं मैम। पहले स्टार्टिंग जब मैं शिशु मंदिर में मैंने एडमिशन हुआ था मेरा, तो मैंने प्ले ग्रुप ही पढ़ाया था, जो सबसे छोटी क्लास होती है, उसी से स्टार्ट किया था मैंने।
तो उसके बाद 1 साल मैंने वहीं पढ़ाया था, तो 2 साल में मतलब 2 साल मैंने वही छोटी क्लासेस को ही पढ़ाया था। मतलब अभी पिछले साल मैं क्लास 2nd की क्लास टीचर रही हूँ, पर मेरा मतलब मैं क्लास टीचर हूँ, पर मेरा उसमें पीरियड नहीं है छोटे बच्चों के साथ, पर तब भी मैं अपने फ्री पीरियड में उन बच्चों के पास जरूर जाती हूँ। मतलब वो बच्चे भले ही अब फर्स्ट में भी आ गए हैं, केजी में भी आ गए हैं, पर जो प्ले ग्रुप के बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं मैम, उनके साथ भी मेरा बहुत अटैचमेंट है। उनके साथ, उनके पेरेंट्स के साथ में मिलना, उनको सुबह मॉर्निंग में आके विश करना, जाते हुए उन बच्चों को, अगर मेरा फ्री पीरियड होता है, अगर मैं वहाँ कहीं आसपास हूँ, तो उन बच्चों को आते जाते हुए मैं जरूर विश करके भेजती हूँ, उनके पेरेंट्स से मिलती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ। तो उनके साथ अटैचमेंट है मैम मेरा, है ना, तो मैं करती हूँ उनके साथ संपर्क, पेरेंट्स के साथ देखिए, भी। 1 मिनट, अटैचमेंट की बात अलग होती है। अटैचमेंट तो छोटे बच्चों से सबको ही होता है, किसी को कम होता यस, है, किसी को ज्यादा होता है। हाँ लेकिन जी मैम, एक ये होता है कि हमें शिशु वाटिका ही देखनी है। जो हाँ जी शिशु मैम, वाटिका के टीचर्स हैं, अब 2nd तक शिशु वाटिका में आ जाएगा अगले अच्छा, साल से। हाँ जी। हाँ जी मैम, तो हाँ जी अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको ओनली शिशु वाटिका ही लेनी है, तो आप ले सकती हैं। यस मैम, यस मैम, तो आपको 5th और ये 4th 3rd ये छोड़ना पड़ेगा। यस मैम, तो ये आप अपना मन बना लीजिएगा, क्योंकि जो शिशु वाटिकाएं जहाँ चलेंगी उसमें तो यही है। अब तो ये था कि नर्सरी हो गई, LKG हो गया, UKG हो गया, 3 क्लासेस थी। अब हमें हाँ 2 जी मैम, क्लासेस और मिल जाएंगी, 1st और 2nd। फर्स्ट और फिफ्थ, हाँ जी मैम, तो हमें सेकंड तक केवल, मैम, हाँ जी, 1st और 2nd और मिल जाएगी। तो हमें उसमें ही रहना है। हाँ जी, मुझे कुछ भी करना पड़े, आपके मतलब संगठन मंत्री हैं, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, क्योंकि शिशु वाटिका एक नाम छोटा सा है, लेकिन उसमें काम बहुत है। बहुत है, तो यस मैम, उसमें ये है कि शिशु वाटिका की टीचर शिशु वाटिका में रहें, तो वो आगे उन्हें क्या करना है, वो उनका फोकस उसी पे रहेगा, उसकी तैयारी में ही रहेंगे। अगर ये यस है कि मैम, बड़ी क्लासेस दे दी और शिशु वाटिका में उनका एक पीरियड है, तो इससे तो उनका शिशु वाटिका में ना रहे तो ज्यादा बेटर है। शिशु वाटिका में ऐसी ही टीचर रहे जो पूर्णतः शिशु वाटिका को ही देखें, तो वो कुछ हम कर सकते हैं। अगर एक आध पीरियड है तो वो टीचर, बुरा आपको लगेगा शायद, लेकिन वो टीचर शिशु वाटिका पे अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाएगी। नहीं, यस मैम, यस मैम, मैं एग्री करती हूँ इस चीज को, क्योंकि ये चीज हमने भी फील की है ना, कि जो जी। टीचर्स ऊपर विद्या मंदिर में पढ़ाती हैं या फिर वो शिशु मंदिर में पढ़ाती हैं, तो अगर एक लेवल ये टीचर्स का होता है कि हमें विद्या मंदिर में जाना, तो वो शिशु मंदिर की तरफ ध्यान नहीं दे पाती हैं इतना, जी क्योंकि ये जी लोग के छोटे बच्चे हैं। तो वो मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, कि मतलब अगर हमें वहां करवाना है, तो मैम इसमें हमारा काम भी बढ़ जाएगा ना। तो बड़े बच्चों को तो हमें बुक से पढ़ाना है, पर छोटे बच्चों को हमें अपनी इनोवेटिव तरीके से, उनको अपने आप से हमें क्राफ्ट बनाना पड़ेगा, उनके लिए गेम्स पूरी डिसाइड करनी हमें जो, पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि शिशु वाटिका में खाली एक्टिविटी है या उन्हें कुछ नहीं सिखाना, उन्हें सब कुछ सिखाना है। उन्हें सिखाना हिंदी है, भी सिखानी है, उन्हें इंग्लिश भी सिखाना है, उन्हें मैथ भी सिखाना है। शिशु यस मैम, वाटिका में इतने सब्जेक्ट आ जाते हैं, जो कि सब्जेक्ट के नाम पे एक भी नहीं है, इतने शायद यस मैम, 5th तक नहीं होंगे जो कि यस शिशु मैम, वाटिका में आ जाते हैं। लेकिन हाँ जी, कहने के लिए कोई विषय नहीं है और विषय नहीं, बहुत सारे हैं। बहुत तो सारे, यस हम मैम, जब समय नहीं दे पाएंगे तो हम उस काम को नहीं कर सकते, क्योंकि 2 यस मैम, जगह बैठ के काम नहीं हो पाएगा। नहीं एक होता, जगह ही आप रहेंगे तो काम कर पाएंगे। फिर भी बिल्कुल उसमें ऐसा बिल्कुल, है, वो आगे देखिए आपकी यहाँ की बात है क्या होता है आगे। लेकिन जो आपने मेरे से पूछा कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें आप इतना कर सकते हैं कि देखिए 12 व्यवस्थाएं हैं, 14 कार्यक्रम हैं और 14 क्रियाकलाप हैं। ठीक जो है, शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं और क्रियाकलाप हैं, वो सारा शिशु वाटिका का बेस्ड है। उसमें ही सारी एक्टिविटी हैं कि हमें क्या कराना है। केवल ये नहीं कि चिड़ियाघर है तो चिड़ियाघर देखने के लिए है, हमें हाँ चिड़ियाघर जी, जाके बच्चों को मतलब किन किन चीजों का ज्ञान देना है, वो सब चीज उस व्यवस्था में आ जाती है। फिर यस मैम, हमें ये तय करना होगा, आप अपना ये मन बनाइए, सारी व्यवस्थाएं एक साथ शुरू नहीं हो सकती। आप ये मन बनाइए कि हमें इस साल में हमें 2 व्यवस्था शुरू करनी है या हमें 3 शुरू करनी है। मैं तो आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि आप 3 व्यवस्थाएं नोट कर लीजिए कि शुरुआत आप 3 व्यवस्थाएं से करिए। एक तो विज्ञान प्रयोगशाला, एक ठीक है, चित्र पुस्तकालय ठीक है, और एक आदर्श घर। लास्ट कौन सी बताई हमने, आदर्श? आदर्श घर
या आप चिड़ियाघर ले सकती हैं, चिड़ियाघर ले लीजिएगा। ठीक है मैम। चित्र पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला और चिड़ियाघर, 3 व्यवस्थाएं आप लोग बिना किसी उलझन के, बिना किसी दबाव के और बिना पैसे के शुरू कर सकते हैं। आपको लगे कि हम 3 से ज्यादा कर सकते हैं तो आप उसे करिएगा, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगी कि आप इस साल में ये सोचिए कि हमें 3 व्यवस्थाएं शुरू करनी है। 3 में ये सोचो कि आपकी 5 हो जाएंगी, क्योंकि क्रीड़ांगन सबके उसमें होता है, स्कूल में होता है, बगीचा सबके यहाँ होता है, तो 5 व्यवस्थाएं तो आपकी वैसे ही हो गई। आप 3 व्यवस्थाएं सोच के चलिए, 3 पे अपना ध्यान लगाइए कि हमें इस साल 3 व्यवस्थाएं खड़ी करके देना है। और उसमें एक तरीका और मैं बताती हूँ आपको, जैसे चित्र पुस्तकालय है। चित्र पुस्तकालय में हमारे जो विद्यालय हैं शिशु मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, बाल मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ की लाइब्रेरी में बुक्स इतनी मिल जाएंगी, पुरानी बच्चों की बुक्स इतनी मिल जाएंगी, आप उसमें से चित्र काटिएगा, उन्हें हार्ड शीट पे पेस्ट कीजिएगा, आपका चित्र पुस्तकालय तैयार हो जाएगा। कोई आपको बाहर से चित्र नहीं खरीदने पड़ेंगे, खरीदने पड़े तो थोड़ी बहुत सामग्री खरीदनी पड़ेगी, लेकिन आपका चित्र पुस्तकालय इस तरीके से तैयार हो जाएगा। यही आपकी जैसे आपकी कार्यक्रम है, कार्यक्रम सबके स्कूल में होते हैं, आपके स्कूल में कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप इसमें से ये ले सकते हो कि हमें अपने स्कूल में विद्यारंभ संस्कार शुरू करना है या हमें जन्मदिन उत्सव शुरू करना है। इन कार्यक्रम में से 1 या 2 कार्यक्रम आप ले सकते हो कि इस साल हम शुरू करें। ये नहीं कि भाई 14 है या 12 है तो हमें सारा ही एक साथ शुरू करना है। मैं समझ सकती हूँ कि एक साथ हम इतना काम नहीं कर सकते, धीरे धीरे कर सकते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप बढ़िएगा। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मुरलीधर जी उपस्थित है। मुरलीधर जी अनम्यूट कर लीजिए, मुरलीधर चंदोला जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई साहब। ठीक है जी, सबको प्रणाम मेरा। आज बहन धर्मावती जी ने तो ऐसा कर दिया, बहुत बढ़िया, मंत्र मुग्ध एक प्रकार से मैं कहूँगा। ऐसा लग रहा था कि वो ऑनलाइन शिक्षण नहीं कर रही बल्कि क्लास, ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए बच्चों के साथ बात कर रही हैं। अच्छा उनका प्रभाव रहा। और बहन जी आपका भी बहुत बहुत आप धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप छान करके लाए हैं ये सब हमको प्रशिक्षण करने के लिए, आपका भी धन्यवाद है। और भाई साहब मेरा अभिषेक जी से एक निवेदन ये है जी, मतलब अगर ये जो रीनेम हो जाए ना, लोग नाम आ रहे तो पता नहीं चल रहा कौन है कहाँ से है ना। जी जी जी, ये काफी बार बताया गया है, परंतु कौन है कहाँ से है। तो अभिषेक जी रोज बताते हैं लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे अभिषेक जी की बात। हाँ ये बात गड़बड़ हो रही है जी, आप भी सुनेंगे भाई साहब। ये कठिनाई हो ही रही है। कितना मेरा निवेदन है, प्रयास करेंगे सब मिल करके कहाँ से कौन है वो जी एक बार मिलाने का प्रयास करेंगे। बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, पूनम दीदी, ऋषिकेश जी वैसा जी। हाँ जी, और किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना हो, किसी के मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी दीदी एक अंतिम प्रश्न 2 मिनट आपसे पूछूंगी खाली मैं। हाँ जी हाँ, इसके सिर्फ 2 मिनट चाहिए मुझे। ये आपने मेला, शिशु शिविर और शोभा यात्रा के बारे में कहा है, तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी कोई अभिभावक इस चीज के लिए तैयार नहीं होगा कि हम बच्चे को मेले में ले जाएं या शिशु शिविर रखें रात्रि या सायकालीन। ये शोभा यात्रा निकाले, क्योंकि शोभा यात्रा के नाम पे पेरेंट्स के दिमाग में ये आ जाता है कि शोभा यात्रा रखी है, हमारे बच्चों का सड़क पे निकाल दिया है, जुलूस निकाल रहे हैं, कुछ होती है जैसे लोगों की सोच होती है दीदी। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज के लिए हमें क्या करना होगा पेरेंट्स को समझाने के लिए, अगर हम कभी भविष्य में ऐसा करने के अगले माहौल के बारे में अगर ऐसा कुछ करते हैं? हाँ, इसमें आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मेला है, मेला कि आप बच्चों को बाहर दिखाने के लिए ले गए, वो जिम्मेदारी हमारी नहीं, वो पेरेंट्स की होती है। हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे बाल दिवस होता है जी, बाल दिवस पे हम एक अपने स्कूल में ही छोटे से मेले का आयोजन करें।
उसमें हम ऐसे है कि बच्चों से संबंधित खेल खिलौने लगा दें, बाहर के हम किसी लोग को ना बुलाएं, केवल अपने मैनेजमेंट को बुला सकते हैं, या जैसे अपने शिशु मंदिर के भैया बहने हैं, आप उन्हें इनवाइट करिए कि शिशु वाटिका में मेला लगा हुआ है, आप देखने के लिए आइए। वहाँ खेल खिलौने की उनकी दुकान लगाइए, जो आपको सही लगता है कि ये बच्चों के काम की चीज है, उस पे एक नोटिस भी लगा दीजिएगा कि आप उसमें 20 रुपए से महंगी चीज भी मत रखिएगा। तो उसमें लगा दीजिएगा कि बैलून है, ये 5 का है, ये बैट बल्ला है, ये 10 का है, इस तरीके का आप लगा सकते हैं। उसमें आप एक काम करिएगा, जो आपके उदय क्लास के बच्चे हैं, उस जैसे आप दुकान लगाएंगे, वो दुकानदार आप उस बच्चे को बनाइएगा जी। तो उसमें जब बच्चा वहां बैठेगा, कोई आ रहा है सामने वाला पैसे दे रहा है, तो उस बच्चे के हाथ से पैसे रखवाइएगा, उससे ही वो सामान दिलवाइएगा। और उनके नाम भी आप कोई मतलब ऐसे जैसे जिनकी हंसी भी आती हो, कुछ ऐसे ऐसे नाम भी हम छोटू राम, गोलू राम, इस तरीके के गुब्बारे वाला, ये इस तरीके के हम नाम भी रख सकते। केवल आप 5 स्टॉल लगा के शुरुआत कीजिएगा, हम हर साल लगाते हैं अपने यहाँ। तो इस तरीके का आप मेले का आयोजन स्कूल में ही कर सकते हैं, बाहर दिखाने का कोई मतलब नहीं है कि बाहर आप ले जाएं। रही शोभा यात्रा, शोभा यात्रा में भी आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे दशहरा आता है या जन्माष्टमी आती है या 26 जनवरी आती है, तो अभी जैसे छोटे बच्चे हैं, बाहर जाने की परमिशन हम लोगों को नहीं मिलती, तो मैं तो अपने यहाँ ऐसे करती हूँ कि अपनी वाटिका से अपने बच्चों को दूसरे स्कूल तक घुमा के ले आती हूँ। उसमें उन्हें ड्रेस में तैयार किया, जैसे सुभाष चंद्र बोस बना दिया या भगत सिंह बना दिया या मीराबाई बना दी, इस तरीके की बच्चों को तैयार किया और एक उनकी रिक्शा मंगवा ली, उसमें बच्चों को बैठाया और बड़े बच्चों की ही हम हेल्प ले लेते हैं, उनका बैंड बजवा के उन बच्चों को एक स्कूल का ही राउंड हम लगवा देते हैं, तो उसमें बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो इस तरीके का हम अपने स्कूल के अंदर भी कर सकते हैं। फिर आपको ऐसा लगे कि हम स्कूल से बाहर ले जा सकते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस ऐसा कर लीजिए, ज्यादा नहीं, आधा किलोमीटर का या ऐसा, बहुत सावधानी के साथ, अगर आपकी मैनेजमेंट इसमें परमिशन देती है तब तो आप बाहर ले जा सकते हैं, वरना ये है कि अपने स्कूल के कैंपस में ही आप इस तरीके का काम कर सकते हैं। जी जी। और शिविर का ये है, अभी शिविर तो मैंने भी नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा, जैसे छोटे बच्चे हैं, तो अब की बार योजना बनी थी कि अब की बार करूंगी, लेकिन अब की बार भी नहीं हो पाया। तो उसमें तो यही है कि हम 2 या 3 घंटे बच्चे को रोक सकते हैं, क्योंकि रात में तो छोटा बच्चा, अगर हम रात में रोकते हैं तो हम मम्मी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे नहीं समझेंगे अभी। तो अभी तो शिविर का तो आप रहने दीजिएगा, पहले और जो है उनमें से क्या आप ले सकती हैं उसे शुरू करिएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। समय हमारे कार्यशाला के समय से ऊपर हो चुका है, तो अंतिम सत्र, ये हमारा सत्र जो है, चौथा सत्र का चतुर्थ दिन का सायकालीन सत्र समापन की ओर है। और आज हमारे बीच में ये हमारा परम सौभाग्य है, जिनकी प्रेरणा से ये शिशु वाटिका कार्यशाला लग सकी और जिनके माध्यम से इतने अनुभवी और इतने मुख्य वक्ताओं के माध्यम से हमको इतना ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हमारे बीच में हमारे माननीय संगठन मंत्री श्रीमान भुवन चंद जी हमारे बीच में है। भाई साहब, तहे दिल से पूरा उत्तराखंड बहनों की तरफ से आपका हृदय से आभार है कि आपने हमें ये मौका दिया, हम सभी बहनों को इतना कुछ समझने के लिए, सुनने के लिए। आपकी प्रेरणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही इस कार्य में हमारे लिए बिल्कुल मजबूती से हमारे नींव बनकर जो खड़ी है बीच में श्रीमती सुधा दीदी जी, आपका भी हृदय से आभार है दीदी। और श्रीमान मुरलीधर चंदोला जी, जिन्होंने प्रथम दिन से ही हमारे बीच में है और समय समय पर सहयोग कर फोन कर हमें धीरे धीरे हमारी त्रुटियों को भी सुधार कर रहे हैं बीच में। तो भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार। अब कल प्रातः 11 बजे मधुश्री साहू दीदी महाराष्ट्र से हमारे बीच में जुड़ेंगी, तो हम सबको 5 मिनट पूर्व ही उस सत्र में रहना है। आप सभी से निवेदन है कि अपना ऑडियो और वीडियो दोनों, ऑडियो अपना चेहरा जो है आपके सामने, चलचित्र आपका आता रहे, तो हमें भी पता चले कि हमारी कौन कौन बहनें जुड़ी हैं। तो और किसी भी तरह की अगर आपको कम्युनिटी में प्रॉब्लम हो रही है किसी इसमें, तो आप अभिषेक भैया से पूछ सकते हैं। और कल प्रातः 11 बजे पुनः हम अपने पंचम दिवस पर प्रथम सत्र में प्रारंभ रहेंगे, साथ में रहेंगे। तो पुनः 11 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। और इसी के साथ हमारे आज के जो हमारे लिए, मेरे लिए जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में
हमारे संगठन मंत्री जी हैं, पुनः आपका दोबारा आभार, क्योंकि आप बहुत मुश्किल समय निकाल कर हमारे बीच में आ पा रहे हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक आप इतनी मीटिंगों में व्यस्त हैं कि बहुत कम समय निकल पा रहा है हमारे, फिर भी आपने हमें समय दिया। भाई साहब का बहुत बहुत आभार। अब हम कल्याण मंत्र करेंगे और कल प्रातः 11 बजे पुनः हम सभी एकत्रित होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को मेरा प्रणाम। नमस्ते। नमस्कार।